ओपनिंग होती है, यदि वो ब्लॉक हो जाए तो जो लिम्फ वगैरह वो बनाती है वो प्रॉपर रिलीज नहीं होता, और उस वजह से धीरे धीरे उसी के सिक्रेशन की वजह से अपेंडिक्स फूलने लग जाती है, उसे सूजन आ जाता है। इस तरह की बीमारी को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। राइट इलियक फोसा में बहुत दर्द होता है, मैकबर्नी स्पाइन पे बहुत जबरदस्त टेंडरनेस मिलती है, छुओ और वापस छोड़ो तो रिबाउंड टेंडरनेस मिलती, दर्द होता है। रोजिंग साइन क्या था, कल मैंने पढ़ाया था रोजिंग साइन, कोई बताना जरा, व्हाट इज रोजिंग साइन? सर इसमें अपन लेफ्ट की साइड प्रेस करेंगे तो राइट की साइड पेन होगा। गुड, बिल्कुल। और सॉस साइन क्या था, सॉस साइन? नहीं मालूम? सर इसमें थाई को बेकार। एक्सटेंड करेंगे तो पेन होगा। पीछे की तरफ पेन होगा इलियोसॉस मेजर मसल्स में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी कि मर्फी स्ट्राइट क्या था, मर्फी स्ट्राइट मर्फी पेन स्ट्राइट क्या था? वॉमिटिंग, पेन वॉमिटिंग एंड फीवर। पेन वॉमिटिंग और फीवर। और ये बताइए कि सीक्वेंस क्या होती है अपेंडिसाइटिस की सिम्टम्स की? सबसे पहले क्या आएगा मरीज को सिम्टम्स? एनोरेक्सिया सर। एनोरेक्सिया, फिर फीवर, नोजिया। नहीं, एनोरेक्सिया, फीवर, फिर नोजिया। एनोरेक्सिया, पेन, देन फिर वॉमिटिंग या फीवर। चेक कर लेना है ना, ठीक है? दर्द होगा कि नहीं होगा, भूख न लगने की बात होगा। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट था अपेंडिक्टोमी। अपेंडिक्स को काटो, खत्म करो। इससे कॉम्प्लिकेशन थे, परफोरेशन हो सकता है, मास बन सकता है अपेंडिकुलर एंड ऑल। नाउ द कोलोन, नेक्स्ट चैप्टर। जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ में देखें, जिनके पास बुक है बुक में देखें। नेक्स्ट चैप्टर है द कोलोन। उसमें एक पहली बीमारी है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मेगा कोलोन। बट ये बड़ी कोलोन एक बीमारी है, और उसमें पहली है प्राइमरी मेगा कोलोन, जिसको हिस्प्रंग ने 1888 में खोजा था, इसलिए इसको हिस्प्रंग डिसीज बोलते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है? अब आ रही है? जी सर। ठीक है। अरे 50 लोग 50 बार फोन लगाते, क्या करूं? चलो खैर कोई बात नहीं। तो प्राइमरी मेगा कोलोन थोड़ा बढ़ा देता हूं बड़ी कोलोन, ये ध्यान रखना। तो डिसीज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय हिस्पंग इन 1888। 1888 में हिरसंग साहब ने खोजा था इसको। तो बच्चों की जब ऑटोप्सी करी तो मालूम पड़ा कि उनकी कोलोन बहुत ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस बीमारी में होता क्या है? किसी एक का ऑडियो ऑफ ऑन है भैया, ऑफ कर लो। नाउ शायद विनोद पटेल का है। वजह क्या है? ऑटोलॉजी, इटियोलॉजी। इट इज कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल ऑफ द पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये आपने पढ़ा भी था, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस होते हैं, किसी किसी में नहीं मिलता। तो क्या होता है कि इसकी जो ग्रोथ होती है हाइपरट्रॉफी तो बढ़ती जाती है। ठीक है, सब म्यूकोजल जो प्लग्सस हैं वो म्यूकोजल प्लग्सस ना जीआईटी के एक्स्ट्रॉर्डनरी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इवन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ और ज्यादा चालू हो जाती है। तो पैथोलॉजी में सच नहीं पढ़ना, क्लिनिकल फीचर पे आ जाओ। दिस इज कंडीशन इज मोर कॉमन इन द मेल एंड इट शो फैमिली टेंडेंसी। तो ये पुरुषों में ज्यादा होती है, और थोड़ा सा इसके अंदर फेमिलियल मिलता है। मैं मेगा कोलोन बढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है? और सिम्टम्स क्या होते हैं?
जन्म की बीमारी है ये, कॉन्जेनेटल। तो जन्म के 3 दिन में बीमारी के लक्षण आ जाएंगे। क्या होगा? पहला है कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि कोलोन बहुत बड़ी हो गई है, प्रेशर ही नहीं बनेगा, स्टूल ही पास नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे बच्चे को मेकोनियम पास करना चाहिए था विद इन द 2 और 3 डेज, वो नहीं पास होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब बच्चा दूध पी रहा है, स्टूल मेकोनियम बन रहा है, वो रिलीज नहीं होगा तो पेट फूलेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, चलो इसके अलावा गैस भी बहुत बनेगी, पेट बहुत कट्ठा कट्ठा हो जाएगा और बच्चा दिन दिन भर रोएगा। देखो, पीडियाट्रिक प्रैक्टिस का एक जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो क्या है मालूम है? अरे बच्चा 2 दिन से बहुत रो रहा है। अब ये आपको पीडियाट्रिक्स को डिसाइड करना है कि साला ये रो क्यों रहा है। अब वो तो नहीं है कि इसको कोई बात बुरी लग गई होगी कि गर्लफ्रेंड ने इसको धोखा दे दिया इसलिए रो रहा है, तो ये चीज तो आएगी नहीं। तो हमको एग्जामिन करना पड़ेगा, क्या भैया पेट दबा रहे तो और दुख रहा, रो रहा है क्या? कान चेक करना पड़ेगा, नाक चेक करना पड़ेगा, टॉन्सिल चेक करना पड़ेगा, लंग्स की मूवमेंट साउंड सुनना पड़ेगी, जीआईटी साउंड सुनना पड़ेगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, सोनोग्राफी वगैरह, तो जाके अपन कॉज पूछ। बाकी थोड़ा सा आपको हिस्ट्री लेना पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, बाकी ये लेटरिन वेटरिन तो व्यवस्थित कर रहा है ना, दूध तो बहुत बढ़िया पी रहा है ना? अरे साहब लेटरिन तो कर ही नहीं जब से पैदा हुआ और दूध भी नहीं पी रहा है, बस रो रहा है। अब दूध काहे पिएगा भैया जब उसका इतना पेट फूल रहा है, पेट में जो पहले पिया खाया है वही नहीं आगे बढ़ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रेक्टल एग्जामिन करोगे तो रेक्टम एम्प्टी मिलेगी, ठीक है, और एनस में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये मेगा कोलोन की वजह से ऐसा हो रहा है कि स्टूल रेक्टम तक पहुंच ही नहीं पा, ठीक है। बाकी बेरियम मिनिमा करा लो, सबसे बढ़िया, बेरियम मिल करा लो, एंडोस्कोपी करा लो, सोनोग्राफी करा लो, मालूम पड़ जाएगा कि बीमारी क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट सर्जरी करना पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी कि होम्योपैथी भी नहीं है कि तुम दवाई दो और उसकी कोलोन छोटी सिंक हो जाए, है ना, ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नई बीमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपको एग्जाम में खूब पूछते हैं ये, और इसके मरीज भी बहुत आएंगे आपके पास। तो वो बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर युक्त इंफ्लामेशन ऑफ कोलॉन, यानी कि इंफ्लामेशन ऑफ कोलॉन एकोम्पनीड बाय अल्सरेशन, और इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। और इसमें ब्लडी डायरिया इसका हॉलमार्क होता है, यानी स्टूल में बेहतरीन ब्लड आता है और इस वजह से पेशेंट का हेमोग्लोबिन भी बहुत डाउन होने लग जाता है। कुछ भी खाता है जलन होती है बहुत ज्यादा, कुछ भी खाओ तो दस्त लग जाते हैं। जैसे एलोसोकोटिना में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एलोस होम्योपैथिक रेमेडी, कि भैया कुछ भी खाओ तो डायरिया हो जाए, तो पढ़ते हैं इसको। और एग्जैक्ट कॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस का भगवान जाने, लेकिन फिर भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के रूप में इसको आजकल मालूम पड़ रहा है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। कुछ इन्फेक्शन, कुछ शुगर की समस्याएं, है ना, कुछ नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, ये भी इसमें कुछ रोल प्ले करते हैं, बट ये ऑटोइम्यून के रूप में अब रिवील होके आ रहा है। तो द कॉज इज अननोन। अब अननोन मतलब ऑटोइम्यून, बट सेवरल थ्योरीज दी गई है इसके लिए। पहला, इन्फेक्टिव, बहुत सारी स्टडीज हुई है, बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, तो उसमें मालूम पड़ा था कि कहीं ना कहीं आरएनए वायरस के जो इन्फेक्शंस होते हैं, साइटामेगालो वायरस, क्लॉस्ट्रिडियम जो बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कराता है वो, या क्लाइमेडिया जो कि फंगस है वो, ये साले अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा कराते हैं। या जिन लोगों को इस तरह के इन्फेक्शन है उन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम। दूसरा, न्यूट्रिशनल, ऐसा मानते हैं कि जो लोग जिनको प्रोटीन की, मल्टीविटामिन की कमियां हैं, मिनरल्स की, उनको भी यह बीमारी ज्यादा होती है, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम। तीसरा, साइकोसोमेटिक, ऐसा माना गया है, ऐसी रिसर्च हुई है, स्टडीज ने बूस्टअप दिया है एविडेंस में कि जो लोग ज्यादा तनाव लेते हैं, जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जो टाइप ए पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा एम्बिशियसनेस, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस, उन लोगों को समस्या ज्यादा होती है। इसलिए बेहतर है, हाँ भैया तू टॉप कर ले। अब तो कोरोना ने जैसे भी अपने को सिखा दिया है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, क्या टॉप ने क्या पैसा, सब कुछ जो है वो जिंदा रहना जरूरी है।
है ना। आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजिकल भी है, मैंने पहले ही बताया था ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एट प्रेजेंट टाइम अ ग्रेट डील विद इंटरेस्ट इन अटैच ऑफ वेरियस इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द डिसीज। बहुत सारा इम्यूनोलॉजिकल गड़बड़ मालूम पड़ रही है इस बीमारी में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज मिलती है, कोई लिम्फोसाइट के फंक्शन में डिस्टर्बेंस पाता है, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस पाता है, कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारे शरीर की रक्षा के लिए आखिरी शस्त्र है, उसमें गड़बड़ पाता है। तो ऑटो इम्यून है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा पैथोलॉजी क्या है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज अ डिसीज कन्फाइंड टू द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। द रेक्टम इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व। क्योंकि इसकी जैसी एक बीमारी और पढ़ाऊंगा मैं आपको, कॉन डिसीज, CROHN, कॉन डिसीज, वो भी यही है, बट उसमें इलियम में ऐसा हो रहा है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कॉन डिसीज है। और लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वो अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये इन्फ्लामेट्रिक बावेल डिसीज, इसको बोलते हैं IBD, इन्फ्लामेट्रिक बावेल डिसीज, ध्यान रखना। उसी में दोनों टॉपिक आते हैं, बट ज्यादा कॉमन है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसलिए मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ। तो 90 से 95% रेक्टम की म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में छाले बन जाते हैं, और ये छाले इन्फ्लामेशन की वजह से हुए हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि एक्यूट इन्फ्लामेशन फॉलोड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन फॉलोड बाय नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब अल्सर। कहीं भी इन्फ्लामेशन लंबे समय चलेगा तो वो क्या करवा देगा, नेक्रोसिस, अल्सरेशन। क्लियर है। चलो, तो यहाँ देखने को मिलता है, इसको हम बैक वॉश इलियाटिस भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखना, इट मस्ट बी रिमेंबर दैट डिसीज इज ऑलवेज इन कंटिन्यूटी, देयर इज नो स्किप लेजन। अब आपको ये क्यों बताया गया, क्योंकि जो कॉन डिसीज होती है उसमें स्किप लेजन होते हैं, एक धब्बा फिर एक धब्बा, उसमें गैप रहती है। और इसमें जो छाले बनते हैं वो कंटिन्यूस बनते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, MD इंटर एग्जाम वगैरह में खूब पूछते हैं, ध्यान रखना। मैक्रोस्कोपिकली इसमें स्यूडोपॉलिप्स मिलते हैं, छाले के बाद में गठाने दिखती है, पर गारंटेड छाले दिखेंगे, इन्फ्लामेशन के चारों साइन मिलेंगे, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पेन, इसमें मिल रहा है। ठीक है, चलो माइक्रोस्कोपिकली क्रिप्ट ऑफ लिबरकुनन, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के छोटी छोटी दरारें होती है, इन माइक्रोविलाई लगे होते हैं, वो उसका बेस डिस्टर्ब्ड मिलता है और छाले वहीं से बनना चालू होते हैं। आप सब लोग सेकंड ईयर पास होके आए हो, पास हुए नहीं हुए वॉट एवर, लेकिन आपने पैरासाइटोलॉजी जरूर पढ़ी थी, और उसमें आपने अमीबियासिस पढ़ा था, और उस बुक में आपको क्रिप्ट ऑफ लिबरकुनन जरूर आपको दिखाए गए थे, और उसमें फ्लैश शेप अल्सर बताए गए थे। तो बीमारी वहीं से स्टार्ट होती, क्रिप्ट ऑफ लिबरकुनन। ठीक है, क्लिनिकल फीचर, अल्सरेटिव कोलाइटिस can be divided into the form according to its clinical feature: continuous and chronic and continuous, chronic relapsing and acute fulminant। मतलब ये कुछ वेराइटीज होती है। पहली वेराइटी क्रोनिक एंड कंटिन्यूस, यानी बीमारी लंबे समय से एक जैसी बनी हुई है, अधिकतर मरीज आपके पास इसके आएंगे। तो द ऑनसेट इज यूजुअली ग्रेजुअल, ठीक है, द डायरिया ग्रेजुअल बिकम वर्स, तो लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प मिलेंगे इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, क्रैम्पिंग यानी कि मरोड़े बहुत आएगी, और क्रैम्पिंग इज यूजुअली फॉलोड बाय अर्जेंस इन टेनिसमस, और एकदम से मरोड़ आएगी, एकदम से लेटरिन के लिए जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेट दर्द होगा ड्यूरिंग डेफिकेशन, टेनिसमस, एंड पेनफुल प्रोसेस ऑफ स्मॉल वाटर स्टूल, और स्टूल में स्टूल, म्यूकस, ब्लड मिलेगा, पस मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जरूर मिलेगी क्रोनिक एंड कंटिन्यूस में। एकदम मरोड़ आएगी, अर्जेंसी होगी, स्टूल के लिए एकदम भागना पड़ेगा मरीज को, और बहुत ज्यादा दर्द होगा ड्यूरिंग डेफिकेशन, विथ स्टूल होगा जिसमें डिसेंट्री कैरेक्टर मिलेंगे, पस मिलेगा, म्यूकस मिलेगा, ब्लड मिलेगा, स्टूल कम मिलेगी। ठीक है, और ये लिखा भी है, लेटर ऑन क्रैम्पिंग में नॉट बी प्रेजेंट टू द वार्न ऑफ इम्पेंडिंग डेफिकेशन, एट दिस स्टेज डेफिकेशन अकर अनएक्सपेक्टेडली। फिर पहले जो मरोड़ आ रही थी और एकदम लेटरिन के लिए जाना पड़ रहा था, धीरे 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 मरोड़ भी नहीं आएगी और एकदम से लेटरिन बाहर हो जाएगी, इनवॉलेंट्री डेफिकेशन। तो ये बहुत बुरी स्थिति है, ग्रेजुअली पेशेंट बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड हो जाएगा। ऐसा एलोसोकोटिना में भी लिखा हुआ है, वांट ऑफ पावर ऑफ स्फिंक्टर एनाई,
सिक्योरिटी नहीं रहती कि यार कब कहीं लेटरिन निकल जाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, ग्रेजुअली देयर इज अ वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन। अब खाएगा पिएगा कुछ नहीं और शरीर से स्टूल के थ्रू ब्लड और म्यूकस निकलेगा, प्रोटीन लॉस होगा, तो कुपोषित होगा व्यक्ति, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, सारे मल्टीविटामिन कम, मिनरल्स कम, वाटर बिकम डिहाइड्रेशन। दूसरा जो सबसे कॉमन वेराइटी है क्रोनिक रिलैप्सिंग। अरे मेरे को 7-8 साल पहले अटैक आया था डॉक्टर साहब अल्सरेटिव कोलाइटिस का, फिर अभी एकदम हो गया यार, और उसके पहले मुझे 6 साल पहले आया था, उसके 4 साल पहले आया था। तो क्रोनिक रिलैप्स, दिस इज द कॉमनेस्ट सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। द कोर्स इज वेरिएबल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑलमोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एक्साबरेशन रिमिशन। एकदम पता नहीं क्यों सब बढ़िया, मैंने कहीं कुछ खाया तीखा वगैरह कहीं नहीं खाया, व्यवस्थित लाइफ चल रही थी, एकदम से 8 जगह ब्लड में स्टूल आ रहा है और एकदम दस्त लग गए, एकदम पेट दुख रहा है, अनएक्सपेक्टेड। Reoccurrence are often associated with the emotional stress, ठीक है, एंड इलनेस। और जनरली वुमन है तो मेंसेस के दौरान, प्रेगनेंसी में भी एकदम ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ब्लीडिंग ड्यूरिंग ब्लीडिंग along with the stool। ब्लडी डायरिया इज अ हॉलमार्क। मैंने पहले ही बताया था कि इसका सबसे कीनोट सिम्टम अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या है, ब्लडी डायरिया। स्टूल में ब्लड आता है बहुत जबरदस्त, क्योंकि रेक्टम में छाले हैं, स्टूल रेक्टम में स्टोर होता है, जब भी स्टूल निकलेगा वो साथ में अपने ब्लड को लेके आएगा। डायरिया, एब्डोमिनल पेन भी मिलता है, ठीक है। और 2, 5, 10, 15 दिन ये अटैक चलेगा, 15-20 दिन, फिर थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, बॉडी हील हो जाएगी, फिर ये व्यवस्थित तो 5, 6 साल, 8 महीने, 10 महीने, जो भी है, जो जितनी किस्मत, 10 साल वो बीमारी ठीक ठाक रहेगी, कोई सिम्टम नहीं आएगा। फिर एकदम 8-10 साल बाद पता नहीं क्या होगा, 8-10 महीने बाद फिर सिम्टम चल। एक्यूट फुलमिनेंट मुझे नहीं बताना, एकदम से ब्लीडिंग डेफिकेशन के दौरान ब्लीडिंग चालू हो जाती है और पेशेंट को तो खून की बोतलें चढ़ाना पड़ती है, बहुत डेंजरस होता है एक्यूट फुलमिनेंट। बट सौभाग्यवश हम इंसानों की किस्मत अच्छी है, ये वाली वेराइटी कम कॉमन। क्लियर है? इंस्पेक्ट करोगे तो पेशेंट बहुत ज्यादा हिपोक्रेटिक, बीमार लगेगा, पैलार क्योंकि एनीमिया है, दुबला पतला सूखा हुआ व्यक्ति लगेगा, टेंडरनेस मिलेगी आपको लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा मात्रा में, बुखार मिलेगा, ठीक है। स्टूल टेस्ट करा लेना। इन्वेस्टिगेशन में बेरियम इनीमा, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, ये सब कराना पड़ेंगे, ठीक। कॉम्प्लिकेशन, यदि किसी ने अल्सरेटिव कोलाइटिस को टाइमली ठीक नहीं किया तो क्या हो सकता, लोकल में हेमरेज हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लीडिंग अल्सर है तो अल्सर तो ब्लीड करेंगे। परफोरेशन, म्यूकोजा और अंदर घुसा सब म्यूकोजा, और अंदर घुसा म्यूकोजा, और अंदर घुसा मस्कुलरिस, और अंदर घुसा सिरोसा, तो छाले आर पार हो जाएंगे, परफोरेट। फिस्टुला बन सकती है, स्ट्रिक्चर बन सकता है, पेरिनेल एब्सेस बन सकता है, फिस्टुलाइन एनो बन सकता है। तो ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, ठीक है। कार्सिनोमा हो सकता है रेक्टम का, क्योंकि बार बार ब्लीडिंग हो रही है, छाला कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, तो व्यक्ति को कोलोन का कैंसर तक हो सकता है। इसके अलावा ये ओवरऑल न्यूट्रिशन शरीर में नहीं आ रहे हैं, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, तो इससे क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे? पहला, ए विटामिनोसिस एंड एनीमिया, एमेनोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये सब भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, ट्रीटमेंट, एंटीडायरियल ड्रग्स देना है, एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, स्टेरॉइड शुड बी गिवन। व्हाई स्टेरॉइड? बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यूनिटी। डाइट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दो, प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स दो विद मिनरल्स, विटामिन, है ना, और जनरल सपोर्ट दो। भैया यार खून बहुत कम हो गया है तो ब्लड चढ़ा दो, डिहाइड्रेशन है तो वाटर चढ़ा दो, ठीक है, बाकी कोई इलाज नहीं, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। कुछ लोग सर्जरी का ही बोलते हैं, बट एज सच कोई इलाज नहीं। सेम टू सेम कॉर्न डिसीज है, सेम टू सेम, दो अंतर है। कॉर्न डिसीज के अंदर टर्माइनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, यानी इलियम। कॉर्न डिसीज के अंदर स्किप लेजन बनते हैं, क्या बनते हैं? स्किप लेजन। और अभी मुझे एनआरएचएम वाली एग्जाम में पूछा था, ये खूब आता है एमसीक्यूज में, कॉबल स्टोन, जैसे ये मार्बल का एक वेराइटी है, कॉबल स्टोन, धब्बे धब्बे वाली मार्बल आती है, ये अपीयरेंस मिलता है इंटेस्टाइन में। आप लोग अभी गूगल पे सर्च करना
कॉबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ द इंटेस्टाइन, तो कौन डिसीज के अंदर है आपको गूगल इमेज मिल जाएगी। तो ये 3 चीजें एक्स्ट्रा है कौन डिसीज में, बाकी सारे सिम्टम सब कुछ सेम है। हाँ, दर्द वो रेक्टम में था इसलिए उसमें ब्लड भी ज्यादा आ रहा था, इसमें इतना नहीं आता। इसमें ब्लड में उल्टियों में भी आएगा क्योंकि ये ऊपर है, जबकि उसमें सिर्फ स्टूल में ब्लड जा रहा था। और पेनफुल डेफिकेशन इसमें इतना नहीं मिलता क्योंकि रेक्टम इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो बहुत दर्द होता है, टेनिस नोज मिलता है, ऐसा इसमें नहीं होता। हाँ, इलियम इन्वॉल्व है तो इसमें माल एब्जॉर्प्शन जरूर मिलेगा, तो कुपोषित रहेगा व्यक्ति, मान लिया, ब्लीडिंग भी होगी, हेमेडेमेसिस मेरिना भी मिलेगा। और दर्द की भी जो वो लोअर एब्डोमेन में हो रहा है, ये थोड़ा अपर में होगा, थोड़ा राइट साइड में इलियम में, क्योंकि तो ये थोड़ी लोकेशन चेंज हो जाएगी। बाकी कौन डिसीज से कॉज वॉज सब एक जैसे हैं, हमें पढ़ना भी नहीं है क्योंकि ये भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की ही टाइप है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के 2 हिस्से हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन डिसीज, तो ये मैंने बताया आपको, ठीक है। इसको टर्मिनलाइटिस बोलते हैं। डॉक्टर कहान ने इसकी खोज की थी 1932 में, और 30 से 60% ये बीमारी कोलाइटिस के रूप में देखने को मिलती है जो इलियम को अफेक्ट करती है। इसमें स्किप लेजन मिलते हैं, इसमें कोबल स्टोन अपीयरेंस मिलता है। क्या मिलता है? कोबल स्टोन अपीयरेंस, ये ध्यान रखना, बाकी सब कचरा है, कोई काम का नहीं, ठीक है। चलो, अमीबियासिस भी पढ़ना है क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है। डायवर्टिकुलाइटिस, वोल्वुलस पढ़ चुके हैं, पॉलिप नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं आपको कार्सिनोमा ऑफ कोलोन भी नहीं बता रहा हूं अभी, उसकी वजह है क्योंकि कार्सिनोमा जो है बेटा, उसमें वही सब जो ऑलरेडी कोलाइटिस से सिम्टम आ रहे थे कोलोन के, वही आएंगे, बट इसमें 3 चीजें फिर बढ़ जाएगी, सीवियर ब्लीडिंग, इंटेंस पेन एंड कैटेक्सिया, जो ऑलरेडी कोलाइटिस में मिल ही रहा था। तो और एग्जैक्ट कॉज भी नहीं मालूम कैंसर का, वही सब चीज जो हम बार बार बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस हो सकते हैं, कोई क्रोनिक इरिटेशन मिल सकता है, या फिर डाइटरी कोई गड़बड़ है, इन्वायरमेंटल रेडिएशन में कोई प्रॉब्लम है ना, शराब सिगरेट पीना ज्यादा, फैटी एनिमल ज्यादा खाना, फैटी एनिमल मतलब सॉरी एनिमल फूड ज्यादा खाना, एनिमल फैट, उन लोगों को कार्सिनोमा होगा। और ये वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में बहुत कॉमन है, हमारे देश में इतना नहीं है। कोलोन में कैंसर आपको कम मिलेगा, होता है बट कम, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर निकालो, रेक्टम। एक बीमारी है जो आपको होम्योपैथिक रेमेडी में भी देखने को मिलेगी, एक होम्योपैथिक रेमेडी है रूटा जी। रूटा जी, ये रूटा बहुत अच्छी दवाई है, इंजरी की भी है नॉन। और उसमें एक शब्द लिखा है, ड्यूरिंग डेफिकेशन प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम विल अकर, और जब भी स्टूल पास करता मरीज तो रेक्टम प्रोलेप्स हो जाता। मैंने मेरी लाइफ में एक ही मरीज देखा है और उसको रूटा दी है ना, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 10-15 दिन आया नहीं, फिर लॉकडाउन हो गया तो और नहीं आया। तो मुझे पता नहीं कि रूटा से क्या उसको आराम मिला कि नहीं मिला, लेकिन रूटा मुझे लगता है बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी है फॉर रेक्टल प्रोलेप्स। तो आपको गायनेकोलॉजी में पढ़ाया गया था जेनेटल प्रोलेप्स, जो सपोर्ट्स होते हैं यूटेरस के, वो रिपीटेड प्रेगनेंसी वगैरह की वजह से, चोट की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रेशर, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, चाहे वो कफ की वजह से हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो, या वॉट एवर, प्रोलेप्स जो है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के वीकनेस की वजह से होता है। तो रेक्टम का प्रोलेप्स भी जो है, रेक्टम का प्रोलेप्स वो भी जो उसके सपोर्टिंग जो लीवर रेनाई मसल्स है, यूरोजेनिटल डायफ्राम है, पेरिनियल बॉडी है, और भी 1-2 कॉक्सियल मसल्स वगैरह है ना, इस्टोरेक्टल फोसा का जो सपोर्ट है, ये सभी सपोर्ट जो है लिगामेंट वगैरह, इस्टोरेक्टल फोसा तो नहीं बट उसके आसपास जो लिगामेंट है वो भी रेक्टम को, एनर्जेना को सपोर्ट देते हैं। और जैसे एनोकॉक्सियल लिगामेंट है, और मान लो यदि ये लिगामेंट डिले हो जाए तो जेनेटल प्रोलेप्स की तरह ही रेक्टल प्रोलेप्स भी हो सकता है।
ड्यूरिंग डेफिकेशन रेक्टम का बाहर आ जाना, है ना, और फिर वो हो सकता है ऑटोमेटिकली या फिर मैनुअली उसे अंदर करना पड़े। ये स्टेज या डिग्री ऑफ प्रोलेप्स डिपेंड करता है। हम इसमें बात करते हैं प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। ये दो टाइप का था, पार्शियल, 90% आपको मरीज यही मिलेंगे पार्शियल, कुछ मरीज आपको कंप्लीट ही मिल सकते हैं। तो व्हेन ओनली द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ रेक्टम कम आउट थ्रू द एनस, इट इज कॉल्ड पार्शियल प्रोलेप्स। और कभी भी 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा, 3.5 सेंटीमीटर ज्यादा कभी भी रेक्टम का म्यूकोजा सब म्यूकोजा जो है वो एनस से नहीं जाता। इससे ज्यादा जा रहा है तो वो कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, चलो। इफ दिस प्रोलेप्स मास इज पाल्पेटेड with the one finger inside the anus and thumb outside the mass, it will evident that it is composed of 2 layers. तो फिंगर करके ऐसा करके देखना है तो म्यूकोसा सब म्यूकोसा ही हाथ दोनों उंगलियों और अंगूठे के बीच में आती है। ये एक एग्जामिन करने का एक तरीका है ना, पर रेक्टल हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। बट सुपरफिशियली यदि रेक्टम आई है तो दैट इज पार्शियल। वजह तो ये 2 एक्सट्रीम ऑफ लाइफ में मिलती है, एक बहुत छोटे बच्चों को डेवलपमेंटल एरर की वजह से, और एक बुढ़ापे में क्योंकि एडल्ट में क्योंकि बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर या काइंड ऑफ वीकनेस किसी से मिलती है, या बहुत ज्यादा हार्ड कॉन्स्टिपेटेड व्यक्ति को पाइल्स है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, जोर लगाना पड़ रहा है। जैसे होम्योपैथिक रेमेडी बनाई थी आपको एल्यूमिना, जिसमें पैरालिसिस की वजह से सॉफ्ट स्टूल निकालने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। तो ये कुछ वजह है जिससे रेक्टम प्रोलेप्स हो सकता है। बट लिगामेंट एंड सपोर्ट जो है वो कमजोर होना ही इसकी मुख्य वजह। ट्रीटमेंट डिजिटल रिपोजिशन कर सकते हैं, उंगली डाल के वापस डाल दो उसको, ये किलकरे काम भी करता है, मैनुअली स्टूल निकालता है ऑल। ये सब म्यूकस इंजेक्शन लगाए जाते हैं 5% फिनॉल के विद आलमंड ऑयल, जो कि जनरल एनेस्थीसिया भी है और विद एनेस्थीसिया लगाना पड़ता है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट ये कोई तरीका नहीं है, कुछ लोगों में एप्लीकेबल है, कुछ में नहीं काम। तो जो काम आता है वो है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो ट्राइकेस ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है भैया, माइक ऑफ करो। तो जेनेटल प्रोलेप्स किस तरह ही था ये, पार्शियल प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम। ठीक है, तो सर्जरी करना पड़ती है जब भी रेक्टम की जो भी सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं, मसल्स है, वो कमजोर हो जाए तो बीमारी होगी। और स्टूल के साथ में जनरली डेफिकेशन के दौरान रेक्टम बाहर आ जाता है। ठीक है, आफ्टर डेफिकेशन हो सकता है वो ऑटोमेटिक वापस अंदर भी चले जाए, या डिजिटली मैनुअली भी इसको हमको वापस करना पड़ता है। बट ये पार्शियल प्रोलेप्स इज नॉट बिग डील। इसके मरीज वो सर्जरी के लिए हाई तौबा नहीं मचाते, तो वो हम लोग हमें से ठीक कर सकते हैं। बट एक होता है कंप्लीट प्रोलेप्स, जिसमें क्या होता है, इसको प्रोक्टिडेंशिया भी बोलते हैं। इसके अंदर 3.5 सेंटीमीटर से ज्यादा रेक्टम का म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और रेक्टम का हिस्सा एनस से बाहर आ जाता है, एनल ओरिफिस से बाहर आ जाता है। तो इसको हम कंप्लीट प्रोलेप्स। इट इज अ डिसेंडिंग स्लाइडिंग हर्निया। इट इज ऑलवेज मोर देन 3.75 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड लगभग 10 सेंटीमीटर हर बार ये रहता है। इट इज पाल्पेबल बिटवीन द फिंगर एंड थंब। डबल थिकनेस मिलती है, बिल्कुल पहले बहुत कम मिल रही थी, इसमें थिकनेस बढ़ जाएगी। इसमें जो बाहर का हिस्सा आया हुआ है वो जनरली 6-8 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा दिखता है, यानी लगभग 3 इंच 4 इंच के आसपास। हालांकि ये छोटे बच्चों में कंप्लीट प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम रेयर मिलता है, तो ये जनरली मिलता है एडल्ट में। कॉज हो सकते हैं बावेल हैबिट, जनरली जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, जिनको स्टूल पास नहीं होता, जैसा एनाकार्डियम पढ़ना उसमें लिखा है प्लग लाइक सेंसेशन। ओपियम पढ़ना डिजायर ही नहीं होती। लेग डिफ्लोरेटम पढ़ना 15-15 दिन तक स्टूल पास नहीं होता। एल्यूमिना पढ़ना 2-3 दिन तक स्टूल पास नहीं होता। प्लेटिना पढ़ना उसमें भी सॉफ्ट स्टूल को बहुत जोर लगाना पड़ता है। इन सारी अवस्थाओं में प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम हो सकता है। लेक्सिडिटी ऑफ एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर इतना ढीला हो गया है तो वो रेक्टम को भी होल्ड नहीं करता। हर्निया हो गया है, रेक्टल फिक्सेशन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या रेक्टल इंटरसेप्शन, रेक्टम अंदर घुस गई और वो बाहर आ गया। पेल्विक फ्लोर मसल्स ढीली हो गई,
ये सारी वजह, लिगामेंट कमजोर हो गए, ये सारी वजह जो है वो कंप्लीट प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम करते। ट्रीटमेंट वही है जो हमने सर्जरी में देखा था, फिक्सेशन ऑपरेशन करना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एनोरेक्टल एब्सेस। एनोरेक्टल एब्सेस निकालिए। मुझे लगता है कि पेरियनल एब्सेस आपको जरूर पूछते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा देख लेते तो उससे मिलता जुलता ही है। Anorectal abscess. Abscess around the lower rectum and anal canal are known as anorectal abscess. एनस क्या, एनल कैनाल के आसपास, रेक्टम के आसपास फोड़े बन जाए, पस युक्त पाउच बन जाए, इसको हम पेरी एनल या पेरी रेक्टल या एनोरेक्टल एब्सेस बोलते हैं। और सबसे कॉमन कॉज है ये फिस्टुला इन एनो का। देखो जैसे ये एनस है और ये स्किन है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पस बन रहा है, पस बन रहा है और ये फूट गया, तो देखिए अब ये फिस्टुला दिख रही है, ये ट्रैक, तो ये ट्रैक बन जाएगा। एनल कैनाल बस्ट हुई, देखो ये बस्ट हो गई, ये बस्ट हुई, देखो बस्ट हो गई, तो स्किन में भी छेद हो जाएगा, इसे हम फिस्टुला इन एनो बोलते हैं। मैं पढ़ाने भी वाला हूँ आपको ये। तो ये बहुत कॉमन कॉज है, पेरी एनल एब्सेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फिस्टुला इन एनो। और फिस्टुला के भी आपके पास बहुत मरीज आएंगे, बहुत परेशान रहते हैं, 2-3 बार सर्जरी कराने के बाद भी पस निकलता है, म्यूकस निकलता है, कभी कभी ब्लड निकलता है, बेचारे परेशान हो जाते हैं और होम्योपैथी में इलाज है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली ई कोलाई। साला ई कोलाई वही पेट में पड़ा रहता है, स्टेफाइलो ऑरियस, स्ट्रेप्टो बोरेलिया प्रोटियस, है ना, बेलेंटेडियम प्रोटियस, और भी ढेर सारी चीजें जो ये बीमारियां करा सकती है। ठीक है, टाइप्स पेरियनल होता है, इस्चोरेक्टल होता है, सब म्यूकस एब्सेस होता है, पेल्वी रेक्टल, है ना, ये वैरायटी है। बट मैं बता दूं आपको, 100 में से 70, 60, 70, 80 मरीज आपको पेरी एनल एब्सेस के मिलेंगे। तो पेरी एनल एब्सेस, इसकी वजह है मेजोरिटी ऑफ दिस एब्सेस अराइज फ्रॉम एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हुई, उसमें सपोरेटिंग बैक्टीरिया उस पर अटैक कर दिया, तो वो पस बन जाएगा। ठीक है, पस कलेक्टेड विद इन द इंटरनल स्फिंक्टर एंड ग्रेजुअली पेव्स इन इट्स वे बिटवीन द इंटरनल स्फिंक्टर एंड मसल। तो वो स्फिंक्टर में पस बनना चालू होगा, धीरे धीरे फैलता जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ थ्रॉबिंग पेन अराउंड द एनल, चटक के मारता है, थ्रॉबिंग पेन लाइक बेलोडोना। द पेन बिकम एक्सैगरेट ड्यूरिंग डेफिकेशन, और मरीज बोलेगा डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा दुखता रहता था एनस के नाल में, एनल में, लेकिन जब लेटरिन जाओ ना, तो फिर जब लेटरिन निकलती तो बहुत दर्द बढ़ जाता। सम कॉजनल सिम्टम लाइक फीवर, हेडेक, ये भी मिलता है। ठीक है, आप यदि इंस्पेक्शन करोगे पर रेक्टल, है ना, तो आपको लंप मिलेगा, पर डिजिटल एग्जामिन करना पड़ेगा, तो आपको एग्जामिन करोगे तो आपको पल्प या एब्सेस या लंप देखने को मिलता है। ठीक है, और बहुत दर्द होता है भैया, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट, इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ पस, सर्जरी करना पड़ता है, इसको बोलते हैं IND, चीरा लगाओ वहां से और पस को ड्रेन करो, और कोई ऑप्शन। ठीक है, सिक्वल, यदि आपने पेरियनल एब्सेस को लाइटली ले लिया, ठीक नहीं करा, तो क्या हो सकता है? इट रप्चर इनटू द एनल कैनाल, सेप्टिक कंडीशन हो जाएगी। ये एक्सटर्नल भी रप्चर हो सकता है, फिस्टुला बना लेगी, और ये हिस्टोरेक्टल फोसा के रूप में फैल भी सकता है। इट इज ऑल अबाउट पेरियनल एब्सेस, ये 5 नंबर में आता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक निकालिए, फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो ये इसी का कॉम्प्लिकेशन है, इसी का अगला स्टेप है जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या पेरी एनल एब्सेस जस्ट यदि उसको आपने ठीक नहीं किया तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये एब्सेस बस्ट होगा, और ये एब्सेस स्किन के रूप में स्किन से बाहर आ जाएगा और फिस्टुला बना लेगा। तो फिस्टुला इन एनो
is an inflammatory tract which has an external opening. तो ये एक inflammatory tract है जिसमें एक external opening मिलती है आपको, ठीक है। पेरिएनल स्किन में एक छेद मिलता है, ओपनिंग बन जाती है, तो वो प्राइमरी ओपनिंग और अंदर एनल कैनाल में तो यही सही। एनल स्क्रीन शेयर बंद करो। ये कौन चला रहा है स्क्रीन शेयर? पूरा इंस्टाग्राम यहीं चला रहे हो तुम लोग? स्क्रीन शेयर बंद करो। और वीडियो तो आप ही स्क्रीन दिख रही है? भैया ऐसे भी ये वीडियो चला क्यों रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिस्टुला एनो की बात कर लेते हैं। एक स्किन में ओपनिंग बनेगी और एक एनल कैनाल के अंदर ओपनिंग बनेगी। ये दो ओपनिंग रहती है और इसी वजह से एनस में जो भी म्यूकोजा निकलता है, जो भी सिक्रेशन निकलते हैं, वो इस फिस्टुला ट्रैक्ट से स्किन के आसपास आ जाते हैं। तो हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा स्किन, एनल कैनाल की स्किन के आसपास, है ना। बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, इवन अंडरगारमेंट तक सोक्ड हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ब्लड आ जाता है ना, स्टूल आ जाता है। तो ये बहुत बहुत बुरी कंडीशन है फिस्टुला। और सर्जरी कर करके भी बता दूं, सर्जरी करने के बाद भी ये ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें यहाँ ड्रेसिंग करना बहुत बड़ा एक टास्क है, क्योंकि हर दिन 24 घंटे में 12 घंटे में स्टूल आ जाएगा। हर हर दिन जो है वो व्यक्ति डेफिकेशन करेगा, तो ड्रेसिंग कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है। तो कॉज फिस्टुला इज यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिनेल एब्सेस, मैंने पहले ही बताया था। फिस्टुला एनो का 90% कॉज पेरिनेल एब्सेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस अभी बढ़ाया, कॉहन डिसीज अभी बढ़ाया, टीबी ऑफ इंटेस्टाइन अभी परसों बढ़ाया था, कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम, ये सब भी इसकी वजह होता। बट 100 में से 90 मरीज पेरिनेल एब्सेस की हिस्ट्री देंगे, ठीक है। टाइप्स तो लो लेवल फिस्टुला और हाई लेवल फिस्टुला होती है। नीचे की तरफ लो लेवल, ऊपर हाई। लो लेवल फिस्टुला भी 2-3 वैरायटी की होती है, सबक्यूटेनियस, सब म्यूकस, इंटर स्फिंक्ट्रिक यानी दो स्फिंक्टर के बीच में, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक स्फिंक्टर के ऊपर, सुप्रा ऊपर मतलब ऑन द स्फिंक्टर, एंड सुप्रा स्फिंक्ट्रिक मतलब कि अबाउट द स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर है इसके ऊपर, ट्रांस स्फिंक्टर पर, इंटर स्फिंक्टर दोनों स्फिंक्टर के बीच, इंटर स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच। ये लो लेवल फिस्टुला थी। हाई लेवल फिस्टुला भी ऐसी ही होती है, एक्स्ट्रा स्फिंक्ट्रिक, ट्रांस स्फिंक्ट्रिक, एल्वी रेक्टल। चलो एक टाइप से फिस्टुला सिंगल और मल्टीपल भी हो सकती है, बट अधिकतर मरीज सिंगल के आएंगे। सिम्टम यूजुअली अब पास हिस्ट्री ऑफ पेरिनेल एब्सेस, मैंने पहले ही बताया था। 100 में से 90 मरीज एब्सेस की हिस्ट्री देंगे। एब्सेस फॉर्म हुआ, रप्चर हुआ और फिर उसने एक फिस्टुला बना लिया, है ना। तो हिस्ट्री में थ्रॉबिंग पेन मिलेगा ड्यूरिंग डेफिकेशन, बुखार, हेडेक माइल्ड मिलता रहेगा, ये भी मिलेगा। अब फिस्टुला के इसमें अच्छे सिम्टम नहीं दिए, बट मैं बताता हूँ आपको कि परसिस्टेंट पेरिएनल मॉइस्चर मिलेगा, बिल्कुल एक फ्लूइड जो है वो पानी वो निकलता रहेगा। मरीज की यही कंप्लेंट रहेगी कि पूरे अंडरगारमेंट भीग जाते हैं, ये वो पानी निकलता है, पस निकलता है। डॉक्टर पेशेंट क्या बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है, पस निकल रहा है। और पस से थोड़ा व्यक्ति घबराता भी है। तो 90% तो एनल सिक्रेशन है, एनल ग्लैंड है, एनल सिक्रेशन, बट वो भी निकलता, पस ऑफेंसिव रहता है, ठीक है। तो वो देखने को इसमें मिलता, ठीक है। इन्फ्लामेटरी टेक आप एग्जामिन कर सकते हो पर रेक्टल, तो रेक्टल एग्जामिनेशन सबसे जरूरी है, ठीक है। बाकी फिर आप पेरिनियल सोनोग्राफी करा लीजिए, प्रोब डाला जाता है एनल कैनाल में, रेक्टम में, प्रोक्टोस्कोपी की जाती है प्रोक्टोस्कोप डाल के, ठीक है। बट बहुत पेनफुल होता है, डायलोकेन वगैरह लिंडोकेन लगा के करा जाता है, देन ऑल्सो इट इज अ वेरी पेनफुल, ठीक है। ट्रीटमेंट सर्जरी करना पड़ती, कोई ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, ये था फिस्टुला इन एनो। कल मैं पढ़ाऊंगा पाइल्स, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा पाइल्स, ठीक है। कल हम फिशर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया? एग्जिट हो यस जाओ। सर। Yes, sir. थैंक यू